Hi everyone. So let's start with the new topic, that is filling of orbitals in atom. Filling of orbitals in atom. एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है उनको फिल करना होता है इलेक्ट्रॉन से. उसके लिए हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स होते हैं. जनरली देयर आर 3 प्रिंसिपल्स. ठीक है. सबसे पहले होता है हमारे पास ऑफ-बो प्रिंसिपल. सेकेंड इज योर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एंड थर्ड वन इज योर हंट्स रूल. इन तीनों प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी फिलिंग की जाती है. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल की. ऑफ-बो वर्ड का जो मतलब होता है ना, ऑफ-बो वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप. ऑफ-बो जो वर्ड है उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. ठीक है. बिल्डिंग अप का मतलब है कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना. ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? इसकी जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल के अंदर, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स आर filled in order of their increasing energy. ठीक है. सबसे पहले ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना. ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स फिल की जाती हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. मतलब वो वाली ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लो है वो सबसे पहले फिल होगी. उसके बाद ही हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल की फिलिंग होगी. जब तक लोएस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल पूरी फिल नहीं हो जाती, आप हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फिल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक हमारे पास ना वो होता है, मतलब कि एक है ना रूल होता है, मतलब कि एक है ना डायग्राम होता है. यू कैन से, देखो ये आई थिंक आपने ये डेफिनेशन नोट कर ली है, तो हम इसको रब कर देते हैं. देखो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p. सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से इन द ऑर्डर ऑफ दिस ऐसे नेमिंग कर लेनी है. उसके बाद आपको एरो स्टार्ट करना है, जैसे ये है. ठीक है. जैसे आपको इस तरीके से ना एरो स्टार्ट करना है कि आपका, जैसे देखो अब ये है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो जैसे ये अब ये एरो चल रहा है, फिर ये एरो घूमता हुआ कहाँ जाएगा? ऐसे आएगा. ठीक है. फिर ये ऐसे करके फिर ये एरो घूमता हुआ कहाँ जाएगा? 2s की तरफ. एक्चुअली हमें थोड़ा ब्रॉड में लिखना चाहिए सो दैट हमारे पास अच्छे से हम एरो की रिप्रेजेंटेशन कर सके. देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p. ठीक है. इस तरीके से सबसे पहले हम लिख लेंगे. उसके बाद एरो स्टार्ट करना है. जैसे यहाँ से एरो स्टार्ट होगा. ठीक है. यहाँ से एरो स्टार्ट होते होते फिर यहाँ आएगा. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ आएगा. फिर यहाँ से ये बस ये एरो स्टार्ट होता जा रहा है और आपको इस तरीके से जो है अपने एरो को रोटेट करना है.
इस तरीके से जो आपकी ऑर्डर मतलब की जो फिलिंग होती है वो ऐसे होती है। सबसे पहले कौन फिल होएगा, 1s, देखो 1s, ऐसे आपको एरो रोटेट करना है, ठीक है। ये जो है आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बिकॉज ये थोड़ा सा हुआ। अगर आप बुक के अंदर कोई डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, मतलब देखेंगे, तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा ईजी होता है ये, ठीक है। सबसे पहले कौन फिल होगा, जैसे सबसे पहले होगा 1s, 1s से चलता हुआ फिर कौन होगा 2s, 2s से बस इस एरो के ऊपर आपको मूव करना है, 2s से फिर 2p, 2p से फिर 3s, 3s से फिर 3d, 3d से फिर 4s, 4s से फिर ऐसे मूव करता हुआ एरो 3d, 3d से फिर 4p, 4p से 5s, 5s से मूव करता हुआ इस तरीके से 4d, फिर 5p, फिर 6s, इस तरीके से बस एरो के साथ आपको चलते जाना है, ठीक है। तो ये है हमारा, इस तरीके से हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3s के बाद 3p, 3p के बाद आपका 4s आएगा, 4s के बाद 3d, 3d के बाद जैसे हम मूव कर रहे हैं 4p आया, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आया आपका 4d, 5p, फिर 6s आया, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 6p, 7s, और 7s के बाद कौन आया 5f, 6d और 7p, ठीक है। ये डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग हमें मूव करना होता है। बस ओवो प्रिंसिपल यही कहता है कि ओवो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, और जो आपने डेफिनेशन लिखी थी वो, और ये डायग्राम, ओवो प्रिंसिपल खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली है क्या ये। अब जैसे हमने कहा था कि ओवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है वो सबसे पहले फिल होगी, जिसकी एनर्जी हाई है वो बाद में फिल होती है। तो सपोज आपसे कोई ऐसे मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अभी स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो हमें समझ में आएगा इसका डायग्राम। अब जैसे इस डायग्राम का मेन मतलब, अब सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डायग्राम है वो हर एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो जो आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, पर हर एटम के लिए ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। देयर आर एक्सेप्शंस इन दिस डायग्राम। तो एक यूजफुल गाइड की तरह हम इसे लर्न कर सकते हैं कि हाँ ये यूजफुल है बहुत ज्यादा, पर हर केस में यूजफुल है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ओवो प्रिंसिपल के अंदर इतना ही था। अब हम बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। Now we will talk about Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle क्या कहते हैं, देखो Pauli's exclusion principle के अकॉर्डिंग, सबसे पहले इसके ना बहुत सारी डेफिनेशन दी होती है बुक में, पर उन सबका मतलब एक ही होता है। देखो सबसे पहले तो ये ऐसे कहते हैं कि कोई भी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। No two electrons in an atom can have all four same quantum numbers, ठीक है। मतलब कि क्वांटम जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि n, l, ml, ms, इन सब चार मतलब दोनों जो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसकी ये सारी की सारी वैल्यूज सेम हो, ठीक है। मतलब कि एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक ये होगी। अब इसका जो सेकंड डेफिनेशन कहते हैं वो ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, सपोज ये मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ बॉक्स, ठीक है। ये सपोज ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी भी अपोजिट स्पिन होनी जरूरी होती है। एक ऑर्बिटल के अंदर, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी भी अपोजिट स्पिन होनी जरूरी होती है, ठीक है। अब सपोज, अब जैसे हम बात करते हैं, सपोज एस सबशेल है ना, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर के अंदर, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल है, ठीक है, और एफ सबशेल है। अब इनके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, देखो एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ही ऑर्बिटल होती है। पी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। डी सबशेल के अंदर कितनी होती है, 5, और एफ सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 7, ठीक है। ऐसे होती है ना। एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्बिटल, ठीक है। पी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल है, 3, डी सबशेल के अंदर है 1 2 3 4 5, और एफ सबशेल के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ऑर्बिटल के अंदर तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस ऑर्बिटल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसके अंदर भी 2 ही आ सकते हैं, उनके भी अपोजिट स्पिन होने जरूरी है, ठीक है। तो हम सब ऑर्बिटल्स को ना ऐसे फिल कर देते हैं,
अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आए हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, पी सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इसके अंदर कितने हैं? 14। ठीक है, तो मतलब कि जो एस सब शेल होता है, एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 ही आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 10 और 14। इनके मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने, और उनके भी अपोजिट स्पिन होना जरूरी है ना, तो हमने सबकी फिलिंग कर दी। अब एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल। ठीक है, अगर सपोज आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो उस वो फॉर्मूला होता है 2n², जहां पे 2 क्या है आपका, सॉरी n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर क्या आ जाते हैं? 2n² होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, और इनके अंदर मतलब ये जितना मैं करवा रही हूँ बस इससे ज्यादा आपको लर्न करने की कहीं से कोई भी जरूरत नहीं है। ये मच मोर देन इनफ है, कोई भी आपको दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा जो अब हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब बात आते हैं हंड्स रूल। हंड्स रूल ऐसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक वर्ड होता है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है, डीजनरेट का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स किन्हें कहते हैं? जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, एक सबशेल लिया, सपोज हमने पी सबशेल लिया, सपोज हमने पी सबशेल लिया। ठीक है, अब पी सबशेल को हमें पता है कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो हमने पी सबशेल ऐसे 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से हमने पी सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर दी। ये कह रहे हैं, ये कहते हैं हंड्स रूल के अकॉर्डिंग, जैसे एक सबशेल जो होता है ना, एक सबशेल की जितनी भी ऑर्बिटल्स होती हैं उन सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ऐसे आएंगे। जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा ना, पहले ऐसे नहीं होगा। सपोज देखो, सपोज पी सबशेल है, पी सबशेल के अंदर आपको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6 ही आ सकते हैं। सपोज किसी ने आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए कहा है इस सबशेल के अंदर, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे नहीं करोगे कि 1 2 3 4, ये गलत है। 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ये गलत है, इस ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। एक एक के अंदर सबसे पहले सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद जो पहले 3 सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ आएगा, फिर 5 यहाँ आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। इस तरीके से होता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, स्टेटमेंट लिखें इस लॉ की, वो क्या होती है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे पेयरिंग कर रहे थे ना, हमने यहाँ पे पेयरिंग की है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल के अंदर, जो कि किसके बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, किससे बिलोंग करती है? बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, चाहे वो कोई भी हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो। ठीक है, जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल के अंदर बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस, does not take place until each orbital gets 1 electron। जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता ना सबके पास, ठीक है, तो तब तक पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर जब तक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी। इस हंड्स रूल का मतलब ये होता है। तो अब जैसे सपोज आपको 5th इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी थी, तो सबसे पहले ये सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। सबसे पहले सब ऑर्बिटल के अंदर, तीनों ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद 4th तो यहाँ आ गया, फिर 5th इलेक्ट्रॉन आप ऐसे वो करोगे। ठीक है, सपोज आपको 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, फिर 6th इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करोगे कि अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन गलत है। सबसे पहले, क्योंकि इस लॉ की स्टेटमेंट ही है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये तो हो गए हमारे सारे रूल्स, बस इसके अंदर आपको इतना समझना काफी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एटम। एटम की ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के दो वेज होते हैं, टू वेज टू राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए दो वेज होते हैं। सबसे पहला जो वे होता है वो तो ऐसे होता है, s रेज टू पावर a, p रेज टू पावर b, d रेज टू पावर c एंड अप टू सो ऑन। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपका ऐसे, इस टाइप का मेथड। जैसे सपोज p का मैं बनाऊं तो ये p सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स होगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि होता क्या। देखो जहां पे s p d ये सारे क्या है, ये क्या है, सबशेल है। ये p, ये d, ये सारे क्या होते हैं, ये सबशेल होते हैं, ठीक है। और जो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखा होता है ये ए बी सी, जो ए बी सी है, ए बी सी एंड अप टू सो ऑन, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सबशेल। इलेक्ट्रॉन इन दैट सबशेल वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस सबशेल के अंदर। सपोज एस है, एस के ऊपर सपोज मैंने यहाँ पे इसी रिप्रेजेंटेशन को सपोज ऐसे लिखा है S2P3D4। तो इसका क्या मतलब समझोगे। इसका मतलब है एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब सपोज मैं इसके आगे 2 लगा दूं, 2s2 3p2 ऐसे कुछ कर दूं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये क्या n क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज यूज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is used to differentiate same subshells of different shell। डिफरेंट शेल्स के सेम सबशेल को डिफरेंशिएट करने के लिए जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया जाता है। सपोज जैसे एस ए पी बी डी सी ऐसे होता है ना, तो ये क्या एस पी डी और एंड अप टू सोन, ये तो क्या होगा, सबशेल होगा। और इसके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट होती है वो सुपरस्क्रिप्ट क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और सपोज अगर हम इसको 2s2 ऐसे 2 लिख देते हैं तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों यूज करते हैं, ताकि सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल को हम डिफरेंशिएट कर सके। अब सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट शेल का क्या मतलब है, डिफरेंट शेल का मतलब होता है सपोज n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 के अंदर तो 3s भी आ सकता है, 3p भी आ सकता है, 3d भी आ सकता है ना, 3s 3p 3d ये आ सकते हैं। तो अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो होता है 3m, फिर वो क्या यूज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो ये वाली आपकी है ऑर्बिटल डायग्राम, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे इस तरीके से ये क्या होता है, एक ऑर्बिटल डायग्राम होता है। सेकंड मेथड होता है ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल्स को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको अब इन दोनों मेथड से जो बेस्ट मेथड है वो ये वाला मेथड है। ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है एक बेस्ट मेथड होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज it represents all 4 quantum numbers। सारे के सारे क्वांटम नंबर्स ही रिप्रेजेंट करता है। 4 में कौन कौन से आगे, एन एल एम एल एम एस, ये सारे क्वांटम नंबर सेम रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे सपोज मैं ऑर्बिटल की फिलिंग करूंगी तो ऐसे हो जाएगा। अब मेरे को क्या पता चल गया, स्पिन पता चल गई इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। 4th इलेक्ट्रॉन आए तो सपोज ऐसे, ये इनकी मेरे को स्पिन पता चल गई, पर इस रिप्रेजेंटेशन में तो मुझे स्पिन पता ही नहीं चलती। तो एन एल एम एल तो इसमें पता लग जाते हैं, पर जो स्पिन होती है वो इसी वाले में पता चलती है, इसलिए बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। अब जो सीखने वाली चीजें थी हम सब कुछ सीख चुके हैं। अब बस हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। बस अब जो हमने लर्न करने वाली चीजें थी या फिर जो भी सीखने वाली चीजें हम सीख चुके हैं, बस हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है।
ताकि हमें जो हमने आज लेक्चर में सीखा है वो बस क्लियर हो सके। देखो सबसे पहले अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। यहाँ पे बीच में जो बातें आती जाएगी हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब बस हम अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? देखो आपको एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर के कम से कम 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए, मतलब 30 तक हो जाएंगे बस, इट्स फाइन, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने हाइड्रोजन की लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? देखो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 1 के इक्वल होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और सबसे देखो 1 p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 7s 7p, ठीक है। ये मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया क्योंकि इसके बेसिस पे हम एनर्जी को बता सकते हैं ना कि किसकी एनर्जी कम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे पहले कौन फिल होगा? बस एनर्जी छोड़ो, सबसे पहले कौन फिल होगा? 1s फिल होगा, उसके बाद 2s पे जाएगा, उसके बाद 2p 3s पे जाएगा, उसके बाद 3p 4s इस पे जाएगा, है ना। ऐसे हम करते करते देखते रहेंगे। देखो अब सबसे पहले फिलिंग होगी 1s की, तो 1s है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटॉमिक नंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s 1 जो होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सेकेंड सपोज आपको क्लोरीन की लिखनी है, क्लोरीन की लिखनी है, तो क्लोरीन की कैसे लिखेंगे? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, बस। अब लिखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 1s ऐसे लिखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। 1s से मूव कर रहे हैं हम, और कहां पे आ गए हैं? 2s पे। 2s से फिर मूव कर रहे हैं और कहां पे आ गए हैं? 2p पे। 2p से मूव कर रहे हैं, कहां पे आ गए? 3s पे। 3s से मूव कर रहे हैं, कहां पे आ गए हैं? 3p पे। 3p से मूव कर रहे हैं, कहां पे आ गए? 4s पे। अभी देखते हैं, क्या पता इनमें ही आ जाए। देखो 1s के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। इसमें भी 2 हो सकते हैं, इसमें 6 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 हो सकते हैं और इसमें कितने हो सकते हैं? 5, मतलब 6 हो सकते हैं। देखो 1s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। s के अंदर 2 ही हो सकते हैं, p के अंदर 6। हमने 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ना, तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके 4s की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसमें 6 आ सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा। अब ये क्या है? ये एक शेल है, ये एक शेल है, ये एक शेल है, ठीक है। ये क्या है? जैसे सेम एटॉमिक, यहाँ पे क्वांटम नंबर कितना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका आंसर हो चुका है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते हैं। पर सपोज जैसे आपको फॉर जनरल नॉलेज में बताती हूँ, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ऐसे ये है ना, तो ये क्या होता है? n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलते जाते हैं। फिर 3 सब शेल के अंदर भी s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया, ये सब शेल हो गए, और उनकी भी ऑर्बिटल्स होंगी। तो पहले शेल होते हैं, फिर सब शेल होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की लिख ली। अब हम किसी दूसरे एलिमेंट की लिखते हैं। सपोज हमने अब हम सोडियम की लिखते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है? 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब उसकी लिखें, उसकी कैसे लिखेंगे? देखो 1s 2s 2p 3s। देखो 1s से मूव कर रहे थे, 2s आया, 2s से मूव कर रहे थे, 2p आया, 2p के बाद 3s आया, 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा ना। देख लेते हैं कभी इसी में फिल हो जाए। देखो 2 2 6 और 1, बस इसी में आ गई। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। Na की कितनी होगी? 1s2 2s2 2p6 3s1 आपकी Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। अब सपोज हमें नियोन की लिखनी है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 10। अब इसकी फिलिंग करते हैं। देखो
ये 11 है, तो यहाँ से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ इतना सा 10 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अगर आपको ये ऐसे नहीं करके देखना तो आप वो वाला डायग्राम तो है ही, उसके बेसिस पे तो कर सकते हैं। सबसे पहले 1s की फिलिंग होगी, यहाँ 1s लिख दिया। 1s के बाद हम बस इस एरो पे मूव करना है, 2s आया तो यहाँ पे 2s लिख दिया, फिर 2p आया यहाँ पे 2p लिख दिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके, क्या पता इसी में आ जाए। 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2s के अंदर 2 आ सकते हैं, 2p के अंदर 6 आ सकते हैं। 2 + 2 + 6 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब देखो, चलो ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ये आपका नियॉन का आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर किसका, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। पर एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इसको है ना, हम जैसे नियॉन जो होती है ना हीलियम गैसेस, अब आपको हीलियम गैसेस चैप्टर 3 में, अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको नोबल गैसेस के बारे में पता चलेगा। तो नियॉन क्या होती है, नियॉन एक नोबल गैस है, एक नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल, अब जैसे ये है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो हम अब सोडियम तो नोबल गैस नहीं होती, नोबल गैस सिर्फ यही होती है, नियोन, हीलियम, आर्गन, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, ठीक है, जीनोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। तो इनके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये है ना, इसको हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे नियोन ऐसे करके और 3s1 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 1s2 2s2 2p6 था, 1s2 2s2 2p6 तो नियोन की है, तो यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन, एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये तो आंसर सही है ही, और अगर ये भी लिखा हुआ है मतलब इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। नियोन को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 3s1 रह रहा था तो हमने 3s1 वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब अब ऐसे आप बहुत सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। अब एक बात मैं बता सकती हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना वो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। उनको कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड शेल। कोर इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड शेल, कंप्लीटली फिल्ड शेल। इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड शेल क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर होते हैं विद द हाईएस्ट क्वांटम नंबर, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड इन ऑर्बिटल with highest quantum number, with highest quantum number, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड शेल, और इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड टू शेल विद द हाईएस्ट क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड इन शेल विद हाईएस्ट क्वांटम नंबर, उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे एलिमेंट्स की लिखते हैं ना, देखो अब है ना, क्रोमियम और कॉपर की लिखते हैं। क्रोमियम और कॉपर एक एक्सेप्शन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बाकी सबकी तो आप लिख लोगे आपने, इनकी लिख ली। देखो क्रोमियम और कॉपर, अब आप क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम किसके इक्वल होता है, 24 के। पहले क्रोमियम के लिखते हैं, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, 24 के। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। देखो 24 करना है, थोड़ी सी बड़ी जाएगी, 1s 2s 2p। देखो 1s फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर क्या आएगा 3s, उसके बाद क्या आएगा 3p के बाद क्या आएगा 4s के बाद क्या आएगा, स्क्वायर होगा, ऐसे मूव करो, और यहाँ पे 3d, ठीक है। अब देखते हैं कभी इसी में ही हो जाए। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 6 2 6 2। देखो अब देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 हो गए हैं, और यहाँ पे आ गया 4 24 हो गए। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पर ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए, ये क्या है, एक्सपेक्टेड। अब मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
इसका आंसर ये नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है। जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो होता है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, मतलब ऐसे लिख लो, या फिर 4s1 3d5। ये एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक्चुअली क्रोमियम और जो कॉपर है ना आपके, वो दो एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा था ना वो डायग्राम लिखते टाइम कि ये डायग्राम आप लिखते हो, एक यूजफुल गाइड भी, बहुत सारे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही आ भी जाएंगी, पर बहुत सी ऐसी एक्सेप्शंस होंगी जिसके बेसिस पे ये नहीं आएंगी। ठीक है, देखो एक्चुअली इसका रीजन जो होता है वो ये होता है कि जो कॉपर एंड क्रोमियम है ना, जहाँ पे जो दो सबशेल है आपके, जो 4s है और जो आपकी 3d है, वो उनकी एनर्जी ना डिफर स्लाइटली होती है। 4s एंड 3d डिफर स्लाइटली इन एनर्जी, डिफर स्लाइटली इन एनर्जी। उनकी एनर्जी बहुत ही स्लाइटली डिफर करती है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सो इलेक्ट्रॉन shifts from lower energy subshell to higher energy subshell। ठीक है, देखो जो 4s और 3d की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम, मतलब थोड़ी स्लाइटली डिफर करती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी सबशेल से हायर एनर्जी सबशेल की तरफ मूव कर जाता है। इसलिए देखो, जो 4s के पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3d के पास क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसने क्या किया, 4s ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, तो 4s तो 1 हो गया यहाँ पे, और 3d कितना हो गया, 5 हो गया। एक तो इसका रीजन ये है, रीजन फॉर दिस है ये, पहला रीजन तो है ये। और जो दूसरा रीजन है ना, वो ये है कि 3d अब हाफ फिल्ड हो चुकी है, और हाफ फिल्ड सबशेल आर एक्सट्रीमली स्टेबल, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। ठीक है, अब देखो हम दोबारा से समझते हैं, क्योंकि यही केस अभी हम कॉपर पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्रोमियम है, क्रोमियम का हमने एटॉमिक नंबर लिखा 24 होता है। अकॉर्डिंग टू उस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्चुअल ऑर्डर होता है वो होता है ये। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, इसका जो रीजन है सबसे पहले तो ये है कि 4s और जो 3d होती है वो उनकी एनर्जी बहुत स्लाइटली डिफर करती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है लोअर एनर्जी सबशेल से हायर एनर्जी सबशेल तक। ठीक है, और जो सेकंड रीजन है कि वो हाफ फिल्ड सबशेल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो यहाँ पे अब देखो 3d है, सपोज मैं 3d की बात करती हूँ, 3d के अंदर आपकी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 3d सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। हाफ फिल्ड किसे कहोगे आप, इसे ही कहोगे। हाफ फिल्ड का मतलब ये है टोटल इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर कितने, डी सबशेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहले हमने यहाँ डिस्कस किया था ना, यहाँ आई थिंक मैंने बताया था कि मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एस के अंदर 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं ना, तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाफ फिल्ड कहोगे, या फिर इसे हाफ फिल्ड कहोगे। ये तो हाफ फिल्ड नहीं है, ये तो हाफ फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड ये है। तो इसलिए क्या हुआ, हाफ फिल्ड सबशेल की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इस वजह से जो आपका ये है 3d5 वो क्या है, वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से, और स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेम केस कॉपर के अंदर होता है, सेम टू सेम केस कॉपर के अंदर होता है। कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक देखो, कॉपर का जो, अगर मैं बस इसी के अंदर चेंजेस कर देती हूँ, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है वो देखो 2 2 4 2 4 10 12 18 20 20 हो गए, 20 के बाद अब 9 आएंगे यहाँ पे, 4s2 3d 9। ठीक है, क्योंकि 10 आ सकते हैं ना डी के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो 9 एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है।
पर जो होती है वो क्या है, 4s1 3d10 होती है, ये एक्चुअल ऑर्डर होता है, ठीक है। सेम रीजन इसका भी यही है कि 4s और 3d स्लाइडली डिफर करती है एनर्जी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और हाफ फिल्ड सबशेल की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल आर हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर सपोज ये आपका रीजन हो गया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, क्रोमियम और कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता, एक्चुअल ऑर्डर ये होता है, और इनका इसका रीजन है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं आगे के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि हाँ आपको इस एलिमेंट के बेसिस, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आ रही, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बट प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन्स का हम समझ चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हम समझ चुके हैं, क्रोमियम और कॉपर की भी होगी। अब जैसे सपोज ये है कि जैसे सपोज P3 है या D5 है या D10 है या P6 है या S2 है, ठीक है, या फिर सिंपल S1 है, ठीक है, ये क्या होती है, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इनकी हाफ फिल्ड एंड, ऐसे लिखो लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम रीजन भी डिस्कस करेंगे, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और क्यों होता है वो हम रीजन भी डिस्कस करेंगे। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल की जो होती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। एक्चुअली एक और नोट है जो ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल ही होने वाला है, तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हो तो पीरियोडिक टेबल के अंदर यूरेनियम आपको एलिमेंट मिलेगा। जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम बहुत ज्यादा, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ होता है, और उसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है लैब के अंदर, वो नेचुरली अकरिंग नहीं है। तो यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी में काम आता है, ठीक है, और उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने नेचुरली सिंथेसाइज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखी, हमने सीखी, हमने क्या पता चला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत सारे रीजन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास है ना, जो मॉडर्न कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। आगे जो हमारे पास ये रीजन हमें डाउट होता है कि एटम्स कंबाइन ही क्यों करते हैं आपस में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती है, ठीक है। या फिर आप कह लो कि कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम रीजन दे पाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे नोबल गैसेस, मैंने वर्ड किया था कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती, नॉट रिएक्टिव। वो क्यों नहीं होती, क्योंकि उनकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल पूरी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। और जो हेलोजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो भी हम किसके बारे में, वो भी किसी के बेसिस पे बताया जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए हमने इसे सीखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक रहा है, बस यही है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रीजन यहीं पे लिख देते, देखो इसके ना दो रीजन है। सबसे पहले तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला तो ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरा रीजन है वो एक्सचेंज एनर्जी। बस हमें ये दोनों मतलब समझने, उसके बाद हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड है, अगर सपोज मैं P3 की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, आराम से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो शील्डिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन के बीच में, शील्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज लेस, वो शील्डिंग कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बहुत कम प्रोटेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज
लार्ज, ठीक है। तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस लार्ज हो जाता है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से सिमेट्रिकल, जो भी चीज सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल लीड्स टू स्टेबिलिटी। ऐसे सिमेट्री जो होती है ना, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। कोई भी चीज सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। दूसरा जो है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब होता है? अब एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है कि देखो, जैसे सपोज अब ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो इसके पास क्या है, मतलब ये इन सब की प्लेस पे आ सकता है, ठीक है। ये इसके पास इतने मैक्सिमम, देखो एक्चुअली ना मैक्सिमम एक्सचेंजेस पॉसिबल है। एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी वैसे होती क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन को जब वो एक्सचेंज करता है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, इनके साथ अपने चेंज कर सकते हैं। सपोज ये हाफ फील्ड, ये तो हाफ फील्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसी को 1 2, अब बताओ अब कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? अब सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस पॉसिबल है ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सपोज मैं 2 इलेक्ट्रॉन ही कर दूं डी के अंदर, 1 2 3, इसके अंदर मैं 2 ही कर दूं, तो एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है ना। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। यहाँ पे कम एक्सचेंजेस पॉसिबल है, तो मैक्सिमम एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल के अंदर। दैट्स व्हाई जो एक्सचेंज एनर्जी होती है लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो एक किसको लीड करती है? स्टेबिलिटी को लीड करती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल के पास जो होता है, शील्डिंग कम होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो स्टेबल ज्यादा होती है, ठीक है। ये रीजन है कि आपकी हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है। मेन तो 2 ही है इनके, ये तो सब पार्ट्स हैं कि एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस पोजीशन, ठीक है, लीड्स टू स्टेबिलिटी या शील्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज लेस, ये वो, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सचेंजेस कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि हाफ फील्ड होगी या तो मैक्सिमम एक्सचेंज तब पॉसिबल है, कंप्लीटली फील्ड होगी मैक्सिमम एक्सचेंज तब भी पॉसिबल है, ठीक है। वहां पर तो, यहाँ पे तो एक्सचेंज लेस है ना, यहाँ पे तो एक्सचेंज लेस है, जिसकी वजह से जो है आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर अब हम यहाँ पे ओवर करते हैं, बिकॉज सारा हो चुका है, जितना भी हमें सीखना था ना हम सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई है हमें। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। और इसके अलावा आपको पढ़ने की कहीं से भी कोई भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।